कुछ अदृश्य पन्ने। 1975 की दीपावली बीत चुकी थी। हवाएं सर्द और हिमालय की तराइन में बर्फीली होने लगी थीं। शांति कुंज से दूर पहाड़ियों पर यदा कदा बर्फीली चादर दिखाई देती थी। ये दृश्य शांति कुंज परिसर से भी दिखते थे, कभी वास्तव में और कभी कल्पना में इसलिए कि सुबह के कुहासे को चीरता हुआ सूरज जब पूर्व दिशा में अपनी किरणों को बिखेरता तो प्रतीत होता था कि बर्फ फैल रही है। नहीं होने पर भी आभास तो मिलता ही कि एक श्वेत ध्वल चादर तन रही है। कार्तिक शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि होगी। शांति कुंज के बाहर और पीछे सड़क पर गायों के झुंड निकल रहे थे। सजी धजी गायों के गले में बंधी घंटियां बिना किसी लय ताल के वातावरण में संगीत बिखेर देती। उस दिन से गोपाष्टमी थी। आसपास के आश्रमों में गौ पूजा का उत्सव मनाया गया। पूजा के बाद गायों और उनके सेवक अचर्क नित्य कार्यों में लग गए थे। आश्रमों में बड़े आचार गृहों में आरती स्वतः स्वर गूंजने लगे थे। जो लोग तीर्थ सेवन और गंगा दर्शन के लिए आए थे वे अपने अपने आश्रम से निकलने लगे। राह चलते हुए वे जो भजन गाते और सुसंगति करते थे उनकी गुनगुनाहट वृक्षों पर पहचानने वाले पक्षियों, उनके शावकों और गौशालों छोड़कर उड़ने की तैयारी कर रहे पखेरुओं के स्वरों में मिलकर मधुर राग छेड़ देती। शांति कुंज में गुरुदेव ने उस दिन का लेखन कार्य संपन्न किया और कंधों पर औढ़ी तय कर रखी। खोली से लपेटकर वे कक्ष से बाहर निकले और बाहर बरामदे में चहलकदमी करने लगे। कुछ कदम ही चलते होंगे कि उनका ध्यान आकाश में तैरते हुए एक बादल के टुकड़े की ओर गया। वह टुकड़ा जैसे गुरुदेव के पास ही उड़ा चला आ रहा था। उस तरह उड़ रहा था जैसे पग पग चल रहा, पास आते आते आकर लेने लगा। बरामदे के बाहर आकर रुक गया और मानवीय आकार लेने लगा। कुछ ही क्षणों में वहां एक वायवीय शरीर उभरने लगा। आकृति धीरे धीरे स्पष्ट हुई। 19वीं शताब्दी में ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों जैसी वेशभूषा में एक अंधेड़ अंग्रेज व्यक्तित्व सामने हवा में खड़ा था। चेहरे पर घनी लंबी मूछें, सिर पर थोड़े से बाल और हल्की दाढ़ी वाला यह व्यक्ति ऊंचे पूरे कद का था। गुरुदेव ने उस पुरुष छाया को चिन्हते हुए अभिभावक में हाथ उठाया। उस पुरुष आकृति में झुककर प्रणाम किया और अपना परिचय देते हुए होठ खोले ही थे कि गुरुदेव ने कहा, आइए होम्र साहब, भीतर आ जाएं, आपका स्वागत है। वह आकृति बरामदे में उतर आई। गुरुदेव ने उन्हें अपने कक्ष में आमंत्रित किया और अपने हाथ ले जाते हुए यह भी कहा कि आपके आगमन की सूचना मिल गई थी। सुबह या 9-10 बजे यह आपके आने की संभावना थी। प्रयोजन भी स्पष्ट था, सिर्फ आपसे मिलना ही बाकी था। वह साध भी पूरी हो रही है। गुरुदेव के बताए स्थान पर बैठते हुए हाम्र ने थोड़ा संकोच जताया। कहा कि साध तो मेरी पूरी हो रही है गुरुदेव। आपकी कृपा से हम लोगों का 100 साल पहले जो काम शुरू किया गया था वह आपके मार्गदर्शन में ही पूरा हो रहा है। हाम्र के वायवीय शरीर में गुरुदेव के चरणों को प्रणाम किया और आश्वस्त सा होते हुए कहा कि आपसे आज ही मुलाकात के बाद हम लोग विश्राम से सो सकेंगे। मैडम ने हम अंतर्गतों पार्षदों को जो दायित्व सौंपा है वह भी पूरा हो सकेगा। इस प्रसंग को कुछ पल के लिए विराम देकर पृष्ठभूमि में चलाया जाए। जिस वायवीय शरीर का यहाँ उल्लेख किया गया है वह 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करने वाले सर एलन एक्टिवियन हाम्र थे। ब्रिटेन में जन्मे हाम्र ने भारत में बंगाल सिविल सर्विस से अपना
कामकाजी जीवन शुरू किया और 1882 में रिटायर होने तक वे विभिन्न प्रशासनिक पदों पर रहे। कामकाजी जीवन के दौरान उन्होंने अनुभव किया कि सरकार के क्रियाकलापों, नीतियों और फैसलों से जनता में असंतोष फैल रहा है। इस असंतोष को संगठित करने के लिए उन्होंने समकालीन सामाजिक और राजनीतिक विभूतियों के साथ मिलकर काम करना शुरू किया। सन 1884 के अंतर्गत में उन्होंने सुरेंद्र नाथ बनर्जी और वेमेंस नाथ बनर्जी के साथ मिलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का निश्चय किया। साल भर घंघोर प्रयत्न करने के बाद उन्होंने तथा दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता और गोपाल कृष्ण ने साथ मिलकर दिसंबर 1885 में कांग्रेस की स्थापना कर ली। कांग्रेस की स्थापना में 2 साल पहले होम्र ब्रिटिश के राज सेवाओं में निवृत्त हो चुके थे। होम्र के बारे में प्रसिद्ध है कि वे शरीर से भले ही भारतीय न हों, लेकिन उनकी काया में भारतीय आत्मा का निवास था। भारत और भारतीय समाज के प्रति उनके लगाव को देखकर यह स्थापित हो चुका था कि उन्होंने सरकारी सेवा में रहते हुए अंग्रेज सरकार से भारतीय को उनके अधिकार दिलाने की भरपूर चेष्टा की। उन्होंने यह बताने की चेष्टा की थी कि भारत के लोग अपने देश की प्रबंध संभालने में सक्षम हैं। उन्हें भी सरकारी नौकरियां और प्रशासनिक सेवाओं में समानता मिलनी चाहिए। यह तो होम्र के व्यक्तित्व का प्रशासनिक और राजनीतिक पक्ष था। दूसरा पक्ष आंतरिक और आध्यात्मिक है, जिसकी कम ही चर्चा होती है। सूचना है कि गर्मियों में होम्र ने अपने शिमला स्थित निवास के गोपनीय दस्तावेजों के साथ बड़ी बड़ी जिल्लतें पढ़ी थी। तब होम्र सरकारी सेवा से रिटायरमेंट हो चुके थे। इस दस्तावेजों के बारे में कहा जाता है कि शासन तंत्र ने इन्हें जिला स्तर की शाखाओं में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर तैयार किया गया था। इन दस्तावेज के बारे में C.F. होम्र, गिरजा मुखर्जी, गुरुमुख निहाल सिंह, लाला लाजपत राय और रजनी पामदंत और विद्वानों ने अपने अपने ढंग से टिप्पणी की है। कुछ के अनुसार इसमें अंग्रेजों के प्रति भारतीय समाज में पड़ रहे रोष की सूचना की थी। कुछ के अनुसार लोगों द्वारा ब्रिटिश सरकार में धोखा देने और अपना अलग अलग स्वायत्त तंत्र विकसित करने के लिए जानकारी दी थी। होम्र के उस अध्ययन के बारे में प्रामाणिक जानकारी उनके समकालीन ब्रिटिश अधिकारी विलियम वेंडरबर्न ने दी थी। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के समय मुंबई, तब बॉम्बे हाई कोर्ट में जज रहे और बाद में मुंबई सरकार के मुख्य सचिव बनकर रिटायर हुए। वेंडरबर्न होम्र के अच्छे दोस्त थे। उन्होंने होम्र की जीवनी में लिखा है कि शिमला में बैठकर उन्होंने जो दस्तावेज देते थे उनमें देश भर में फैले मठों, महात्माओं और उनके शिष्यों के अलावा सिद्ध संतों के बारे में पर्याप्त सूचना थी। उनकी गतिविधियों के अलावा भारत के भविष्य के बारे में, उनकी योजनाओं और अंतःदर्शन के बारे में भी काफ़ी सूचनाएं थीं। इन सूचनाओं के आधार पर वेंडरबर्न ने लिखा है कि होम्र ऐसे महात्माओं से संपर्क था जो कंदराओं में रहकर रहस्यमय साधनाएं करते रहते थे। वे कहीं भी जा सकते थे, लेकिन लोगों को दिखाई नहीं देते। वे अदृश्य रहते और संसार में किसी भी व्यक्ति और जीव, यहाँ तक कि जड़ वस्तुओं से भी संवाद कर लेते थे। सिद्धों से संचालित संग्राम थियोसोफिकल सोसाइटी का एक प्रतिनिधि कूट हुमीलाल सिंह इन महात्माओं से मिलने के लिए जाया भी करता था। सोसाइटी में मास्टर कूट हुम के नाम से प्रसिद्ध इस प्रतिनिधि ने उन अशरीर महात्माओं के हवाले से लिखा था कि सिद्धों की उस संसद ने ही 1857 की स्वतंत्रता संग्राम का संचालन किया। जिस क्रांतिकारियों और योद्धाओं को उन्होंने अपना माध्यम बनाया था, उन्होंने सिद्धों के निर्देशों में पूरी या
पालन किया कि संग्राम के जो परिणाम सामने आए, सिद्ध पुरुष उससे संतुष्ट थे। इतिहास में वह संग्राम भले ही विफल लिखा गया हो, लेकिन सिद्ध पुरुष उसे वहीं तक ले जा सकते थे। वे चाहते तो इसे आगे तक ले जा सकते थे। उनकी दृष्टि में भारतीय जनमानस इससे आगे के परिवर्तन झेलने के लिए तैयार नहीं था। पूर्ण स्वतंत्रता या नए राष्ट्र राज्य की स्थापना के लिए उनके अनुसार 90 वर्ष का एक चक्र पूरा होना आवश्यक था, और वह चक्र पूरा हुआ भी सही। उस समय के उपलब्ध सोसाइटी के दस्तावेज बताते हैं कि कूटहुम जैसे कई प्रतिनिधि सिद्ध महात्माओं के संपर्क में थे, और वे होम को उनकी योजनाओं के बारे में बताया करते थे। उन सूचनाओं के आधार पर और अपने प्रत्यक्ष संपर्कों से मिली जानकारी के अनुसार होम्र ने नवंबर 1886 में लॉर्ड डफरिन को लिखा था कि भारत परिवर्तन के लिए तैयार हो रहा है। भविष्य में वह नए विश्व के निर्माण में बड़ी भूमिका निभाएगा। इस देश में मौजूद अंग्रेजी राज का उस भूमिका के लिए तैयार करने का एक छोटा सा दायित्व ही पूरा कर रहा है। जिस दिन वह दायित्व पूरा हो जाएगा, अंग्रेज यहाँ 1 मिनट भी नहीं रह सकेंगे। इसलिए ब्रिटेन को यह नहीं सोचना चाहिए कि इस देश पर शासन करना अथवा यहाँ का मालिक होना उसकी नियति है।